Hi everyone, this is Abhishek. In this video, we will discuss about the Reign of Terror and a directory rules France. टेरर तो द रेन ऑफ टेरर को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो किस पीरियड में फ्रांस में ये हुआ। तो जब हम बात करें फ्रांस की तो 1793 से लेकर 1794 का जो पीरियड है वो फ्रांस में रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों, वो आपको अब समझ में आ जाएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रॉबेस्पियर को का नाम आप याद रखेंगे। तो रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का लीडर था। तो कन्वेंशन की जब सत्ता आई फ्रांस में, तो रॉबेस्पियर ने उन सभी लोगों को चुन चुन करके अपने रास्ते से हटाना शुरू किया जिसके बारे में उसे यह लग रहा था कि ये रिपब्लिक के विरोधी हो सकते हैं या दुश्मन हो सकते हैं। और इसके तहत उसे सबसे पहले जो है जो जिनका जिनका पावर समाप्त कर दिया गया था उनके ऊपर में इसका शक गया। तो ये थे नोबेल्स, जिसको ये अपने रिपब्लिक का दुश्मन मानता था। दूसरा वर्ग था कलर्जी का। तो कलर्जी ग्रुप के जो लोग थे उनके भी पावर्स को ख़त्म कर दिया गया था। जो पादरी वर्ग के लोग थे उनके जो जन्म से संबंधित अधिकार दिए गए थे उनको उन प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो है प्रिविलेज क्लास में जो क्लर्जी ग्रुप्स थे इनको भी वो अपना दुश्मन मानता था, इनको भी जो है वो रिपब्लिक का दुश्मन मानता था। इनके अलावा अन्य दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उस समय तक आ चुकी थी जो कि जिनका कभी कभी हम कह सकते हैं कि सभी एक दूसरी पार्टियों का आपस में मत एक नहीं होता है हर मुद्दे पे। तो जो भी इसके विचार से डिफरेंट अपने विचार रखता था या जो भी पॉलिटिकल लीडर जो दूसरे पार्टी के थे और इसके विचार से सहमत नहीं थे उन सबको ये रिपब्लिक का अपना दुश्मन मानता था। यही नहीं, ये जो है अपने ही पार्टी में जो इसके विचार से अलग राय रखने वाले लोग थे उनको भी रिपब्लिक का इन्हें भी मानता था। और इन लोगों को उन्होंने रॉबस्पियर ने चुन चुन करके उनके अगेंस्ट में केस चलवाए, ट्रायल चलवाए और एक रिवोल्यूशनरी कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। उस रिवोल्यूशनरी कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता था और ट्रायल के बाद यदि व्यक्ति के ऊपर प्रूफ हो जाए कि वह दोषी है तो उसे गिलोटाइन कर दिया जाता था। अब एक नया वर्ड आपके लिए है, वो है गिलोटाइन। तो गिलोटाइन क्या होता है? तो गिलोटाइन एक प्रकार का कह सकते हैं एग्जीक्यूट करने की एक प्रोसेस थी। मतलब जो मौत के घाट उतारने के लिए एक डिवाइस का आविष्कार किया गया था। इस डिवाइस का आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटिन ने। तो गिलोटिन के नाम पे ही इस डिवाइस का नाम गिलोटाइन रखा गया था। अब ये होता क्या था? इसमें दो छड़ लगी हुई थी जिसके ऊपर में ब्लेड लगा हुआ था और किसी भी व्यक्ति को सजा देने के लिए उसको नीचे बीचों बीच लिटा दिया जाता था और ऊपर से ब्लेड को छोड़ दिया जाता था। ब्लेड नीचे गिरता था तो व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो जाता था। तो इस प्रकार से इस गिलोटिन के जरिए कई सारे लोगों को जिसको कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया था उन लोगों को गिलोटाइन कर दिया गया, मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हम लोग देखते हैं कि रॉबेस्पियर ने कौन कौन से काम किए। तो रॉबेस्पियर ने कानून बना करके जो मज़दूरों की जो मजदूरी थी और जो वस्तुओं की जो कीमत थी इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है वो फिक्स कर दिया ताकि कोई भी मनमाना वसूल नहीं कर सके राशि। इसके लिए उसने इनकी मैक्सिमम मजदूरी दर फिक्स कर दी और वस्तुओं की मैक्सिमम जो रेट क्या हो सकती है उसने फिक्स कर दी। अब इससे अधिक कोई डिमांड नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसने मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी। मतलब ये अब राशन की दुकानों में मिलेंगे, ये ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे ताकि लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से ही इसे ले सके, इसकी होर्डिंग ना हो सके, जमाखोरी ना हो सके। किसानों को अपने अनाजों को सरकार के द्वारा तय कीमत पे ही बेचने के लिए फोर्स किया गया, बाध्य किया गया। मतलब अब किसान भी मनमाने ढंग से अपने अनाज के बदले में मनमाने पैसे वसूल नहीं कर सकते थे। उन्हें सरकार के द्वारा फिक्स किए गए रेट पे ही अपने ग्रेन्स को बेचना था। अब हम देखते हैं कि एक वाइट व्हीट से बना हुआ जो आटा था जो कि सो कॉल्ड बड़े लोग के जो अमीर घराने के जो लोग थे वो खाया करते थे, जनरली उसका इस्तेमाल करते थे, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई उसके इस्तेमाल पे। और उसकी जगह जो है उसके स्थान पे पूरे व्हीट का, मतलब जिसमें जो ऊपर का जो पार्ट होता है
वो पार्ट लगा हुआ जो व्हीट होता है उससे बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बाध्य कर दिया गया। चाहे वो अमीर वर्ग के लोग हों या गरीब वर्ग के लोग हों, सब लोगों को उसी प्रकार की रोटी खाने के लिए बाध्य किया गया। इस रोटी को कहा गया इक्वलिटी ब्रेड, जिससे समता रोटी हिंदी में हम कह सकते हैं, जो सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान था, जिसमें गेहूं को पूरा जो उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो लगा हुआ पार्ट को पीसने के बाद जो आटा बनता है जो हल्का ब्राउनिश होता है, तो वैसा गेहूं की रोटी खाने के लिए सब लोगों को बाध्य कर दिया गया। बोलचाल में भी जो हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें बदलाव की गई, जैसे कि आम संबोधन में बराबरी जिससे झलके ऐसा काम किया गया। तो उसमें जो है हम देखते हैं कि जो मंस्यूर जो कि मिस्टर को कहा जाना था, तो और मैडम जो है उसकी जगह पे जो है अब फ्रांसीसी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सिटियन और सिटियन कहा जाने लगा। मतलब सिटियन जो है सो आपको मेल मेंबर्स को, जिसका अर्थ होता था नागरिक, और सिटियन जो है वो फीमेल मेंबर्स को, जिसका अर्थ होता था नागरिका। तो इस नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवन में जो है या तो बैरक बना दिए गए या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसेज बना दिए गए। चर्च को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी जो थे वो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। मतलब वो भी जो है अब रॉबेस्पियर के शासन से उब चुके थे। इस प्रकार की कठोर नीति रॉबेस्पियर ने लागू की थी और अंत में यही हुआ। जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसके ऊपर ही ट्रायल चला दिया गया और उसे गिल्टी भी पाया गया, मतलब दोषी भी ठहरा दिया गया और उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। और जिस गिलोटीन के जरिए उसने अपने दुश्मनों को, रिपब्लिक के दुश्मनों को गिलोटाइन करके उसकी जान ले ली थी, उसी गिलोटीन पे उसे भी चढ़ा दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉबेस्पियर का अंत हो गया। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस, अर्थात कि डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो हुआ क्या कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो है वो सरकार गिर जाती है, उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद जो है फिर से सत्ता मिडिल क्लास के उन लोगों के पास चली जाती है जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, जो वेल्दियर थे, मतलब संपन्न लोग थे, सुखी संपन्न लोग थे, उनके पास सत्ता फिर से आ जाती है। अब फिर से एक संविधान बनता है। अब इस नए संविधान के तहत जो भी संपत्ति विहीन लोग थे, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको एक बार फिर से मताधिकार से वंचित होना पड़ता है। मतलब उनको वोटिंग राइट से अलग कर दिया जाता है और फिर से वोटिंग का राइट्स उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पैसे थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी। तो जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे अब उन्हीं के पास में फिर से मताधिकार चला आता है। अब इस संविधान में क्या किया गया, दो चुनी हुई आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविज़न किया गया। अब इन काउंसिल में 5 मेंबर्स वाली एक एग्जीक्यूटिव बना दी गई, जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि हमने देखा कि जैकोबिन काल में जो है, जैकोबिन पीरियड में एक व्यक्ति के हाथ में पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया था, जिससे वो जो रॉबेस्पियर था वो निरंकुश हो चुका था, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई ताकि एक व्यक्ति के हाथ में सभी शक्तियां केंद्रित ना हो। इसलिए इन लोगों के पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दो काउंसिल बनी 5 मेंबर्स की। अब इन डायरेक्टरों में आपस में जो है सो हर मामले को लेकर के क्लैश होता था, झगड़ा होता था। तो फिर क्या होता था कि ये जो आपके जो काउंसिल थी ये उनको डिसमिस कर देती थी या फिर उनकी डिसमिस करने की कोशिश करती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डायरेक्टरी का जो रूल था वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रूल था, मतलब अस्थिरता आ गई। सरकार जो है वो स्थिर सरकार नहीं रही और इसकी वजह से एक जो आपको मैं बताऊं कि सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने इसी स्थिति का फ़ायदा उठा करके उसने सत्ता पे काबिज होने के लिए अपने प्रयास किए और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहा। और फ्रांस में एक बार फिर से हम देखते हैं कि राजतंत्र स्थापित हो जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से एक बार फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को इस्टेब्लिश कर देता है डायरेक्टरी के इनस्टेबिलिटी की वजह से। अब सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तन के दौरान हम देखते हैं कि जो चीज़ें कह सकते हैं कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो वो लिबर्टी है। लिबर्टी की बात जो है
ये सभी लोग फ्रांस की क्रांति से सीख, लिबर्टी के बारे में लोगों को सीख मिलती है, या फिर जो कानून के समक्ष सभी लोगों की जो समानता की बात इस के जरिए हुई, ये भी लोगों के लिए जो है सो प्रेरक का आदर्श हम कह सकते हैं बना। या फिर फ्रेटर्निटी की जो भावना आई, बंधुत्व की जो भावना आई, जो भाईचारे की जो भावना आई, ये सभी जो वैल्यूज़ थे, ये आगामी जितने भी जो आने वाली जो सदी थी, सेंचुरी थी, इसमें न केवल फ्रांस में बल्कि अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इन विचारों ने प्रभावित किया। लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, ये विचारों ने फ्रांस को तो प्रभावित किया ही, साथ ही साथ अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को भी आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।